हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही उम्दा होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है एग्ज़ाम 2021-22 के लिए, यानी कि जो अभी आपका कंटिन्यूअस एग्ज़ाम चल रहा है या आने वाले समय में आपका 2022 में जब भी एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट का, उसमें पेपर 1 में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को जो है कवर करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और आज के क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मॉडरेट टू हाई होगा, यानी आपको यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी जो है चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन कंप्यूटर के संबंध में सही है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन में दिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इन सभी विकल्पों में से एक ऐसा स्टेटमेंट से एक ऐसा कथन है जो सही होगा, उसे ही आपको बताना है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, आपके पास भरपूर समय है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देर तक पॉज कर सकते हैं उतने देर तक आपके पास समय है। और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर बताने का प्रयास करिए। आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है, सी सही है, डी सही है, या यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। इस तरीके से भी विकल्प में कभी ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, लेकिन इन चारों विकल्पों में से एक ऑप्शन सही है, उसे ही आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है। यहाँ पर इसे आपको याद कर लेना। बाकी ये जितने भी विकल्प दिए गए हैं आपके गलत हैं। देखिए, जैसे इसमें बताया गया कि सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, ये पूरी तरीके से गलत है। रैम का फुल फॉर्म आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है। रैम का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सी विकल्प आपको दिया गया है वो बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप वर्क में ले रहे हैं अपने सिस्टम में, तो उसका जो डेटा होता है वो एक्सेस यहाँ पर होता है आपका रैम के द्वारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि इसका नाम है। और इसी प्रकार से आपका रोम होता है, ROM होता है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो अगला यहाँ पर ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है और तत्पश्चात मदरबोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो ये भी आपका पूरी तरीके से गलत है, सी। लेकिन यहाँ पर जो आपका बी विकल्प मैंने बताया आपको, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बताया होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से। देन उसके बाद उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है, यानी दोनों कथन का अवलोकन करना है। फिर निम्नांकित विकल्पों में से अपना सही उत्तर का चुनाव करना है, यानी कि इन चारों में से ही आपको अपना सही आंसर बताना है। कथन पहले में दिया गया कि स्वयं, देखिए ये जो आपका स्वयं के बारे में आप जानते हैं, ये एक ऑनलाइन जो है स्टडी प्लेटफॉर्म है। और ये जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ था यूजीसी नेट पेपर 1 का, तो उसमें ये सारे चीज़ जो है ICT के थ्रू, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले यूनिट में सारा कुछ ऐड किया गया था। तो देखिए, कथन में बताया गया है कि स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्ता परक शिक्षा जो है यहाँ पर मुहैया कराना है। और कथन दूसरे में दिया गया कि स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर अब करना क्या है कि दोनों कथन को आपको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद से ही आंसर देना है। अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप तथ्यों को पढ़े होंगे, तो आसानी के साथ इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है। वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि स्वयं देखिए स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्ता परक जो है शिक्षा उपलब्ध कराना है। जबकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ और पेपर 1 में जो आपका आईसीटी वाला यूनिट है उसमें जो है इस टॉपिक को या कह लीजिए इसको ऐड किया गया था। स्वयं जो है एक जो है स्टडी प्लेटफॉर्म कह लीजिए, एक पढ़ने का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन डिजिटल, और इस पे जो है व्यक्ति जो है अपने सामर्थ्य अनुसार या नागरिक जो है अपने सामर्थ्य अनुसार जो है और गुणवत्ता परक जो है शिक्षा ले सकता है। इसका मेन उद्देश्य स्वयं का, ये आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूं स्वयं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 24/7 यानी कि सातों हफ्ते में 24 घंटे पर डे 24 घंटे होते हैं, कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कर सकता है। और इस प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से, माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी आप सभी को पता है, और इसके सहयोग से जो है इसको बनाया गया है। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए 9वीं कक्षा से लेकर जो है स्नातकोत्तर तक के कोर्सेज जो है इस पोर्टल पे उपलब्ध है। तो आप भी अगर किसी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो स्वयं के माध्यम से इनरोल होके उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट में एक टेस्ट कह लीजिए, एक एग्जाम होता है, जब उस एग्जाम की कुछ फीस होती है नॉमिनल, उसको पे करते हैं, फिर उसके बाद से जो है आप परीक्षा में पास होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोई भी कोर्स में इनरोल होना है तो स्वयं का एप्लीकेशन भी होता है, उसके थ्रू भी आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, और स्वयं की अपनी वेबसाइट है वहां पर भी जाकर आप इनरोल हो सकते हैं किसी भी कोर्स में। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन को जब क्लियर करते हैं ना, क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करता हूं तो देखिए यहां पर 4 मिनट लग गया आपका। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिस सेट की जब वीडियो होती है तो आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें, और जब मैं सॉल्व कराता हूं पेपर तो वहां पर डिटेल में और एक्सप्लेन में काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमने ऊपर अभी क्वेश्चन देखा, 2 कथन दिए गए थे, दोनों कथन को अच्छे से पढ़ना था, समझना था, देन उसके बाद से चारों विकल्पों में से सही आंसर देना था। तो ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन को आइए पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी सहज परिवर्तनीय होती है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। देखिए अभी इसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था, रैम के बारे में, रैम का फुल फॉर्म भी बताया था, और इस स्टोरेज में आखिर होता क्या इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और तर्क में देखिए बताइए कि रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी बने रहते हैं। अब करना क्या है आपको कि नीचे दिए गए इन विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। पहले अभिकथन और तर्क को अच्छे से समझ लेना है, तभी आप इन चारों में से सही आंसर बता पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, परंतु यहाँ पर आर क्या है, पूरी तरीके से गलत है। आर का मतलब तर्क गलत है और अभिकथन आपका सही है। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी सहज परिवर्तनीय होती है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो जब आप वहां पर किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, उसमें कोई भी वर्क करते हैं, चाहे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर, तब रनिंग के दौरान जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, उससे संबंधित जो डेटा होता है वहां पर रैम में जाता है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया है कि वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े जो है प्रोग्राम किए जो है या प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं किसमें, रैम में। तो यहां पर ये तो सही है, लेकिन यहां पर क्या बताया गया कि रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी जो है बने रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, जब बिजली कट जाती है तो यहां पर जो भी विषय वस्तु होता है, जो भी डेटा होता है, वो भी इरेज हो जाता है। किसमें से, रैम में। ऐसा नहीं होता है कि बिजली कट भी गई और इसमें डेटा बना रहेगा। आप सभी को पता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर से सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है और सारा वर्क जो है अगर सेव किए तो ठीक है, अगर सेव नहीं रहता तो यहाँ पर डेटा वहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जबकि यहाँ पर दिया क्या गया है कि बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी इसमें बने रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई होगा, यानी कि डिफिकल्टी लेवल इसकी ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में बहुत ही वन लाइन में क्वेश्चन कराए थे, उस तरह के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन जो बाकी के होते हैं, कथन और कारण वाला हो गया, अभिकथन तर्क वाला हो गया, मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आइए इसको मैच करना है। सूची 1 में कंप्यूटर शब्दावलियों के बारे में दिया गया है और सूची 2 में उसकी व्याख्या दी गई है, यानी कि आपको सूची 1 के साथ सूची 2 को मैच करना है। मैच करने के बाद जो भी मैचिंग आपको परफेक्ट लगती है इन चारों में से, उसके साथ जो है आप सही आंसर लगा सकते हैं। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं और आप भी वीडियो को पॉज करिए और मैच करिए और सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके हमें हमारा जो है उत्साहवर्धन करने का भी प्रयास करिए। देखिए, पहला दिया गया है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, ये किसके साथ मैच करेगा? तो ये जो आपका मैच करेगा यहाँ पर, ये तीसरे के साथ मैच हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। अब ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो कि बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम आवंटित करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर पूरा आपने हार्डवेयर तैयार कर लिया, जब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कोई प्रोग्रामिंग नहीं डाली जाएगी, तब तक उन हार्डवेयर को आप ऑपरेट कैसे करोगे? ठीक है, तो हर एक जो भी आप वर्क करते हैं मशीन में, जो भी आप प्रोग्राम होता है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कह लीजिए, एक तरह से प्रोग्राम किया होता है, उसी प्रकार से वो काम करता है। तो कंप्यूटर भी आपका बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेट आप नहीं कर सकते, उसमें निर्देश देना जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक निर्देश होता है, एक प्रोग्राम होता है, जिसके माध्यम से सारा कुछ कंप्यूटर में ऑपरेट होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। भी देखिए, डब्ल्यू यानी कि ये जो डब्ल्यू आपका होता है, आप सभी ने देखा होगा। तो ये डब्ल्यू का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, यही आपका यहां पर पूछा जा रहा है, या ये किसके साथ मैच करेगा, आपको मैच करना है। तो देखिए, ये आपका मैच हो जाएगा किसके साथ? ये आपका मैच होगा पहले के साथ। यहां पर इंटरनेट से चलने वाली एक सेवा है, क्या? डब्ल्यू। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, इन डब्ल्यू का। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट इसके बाद है आपका सी, यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को नियंत्रित करने में ओएस की सहायता करता है, वो आपका डिवाइस ड्राइवर होता है। अगला जो यहाँ पर है आपका आईपी, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। नेटवर्क एड्रेसेज को परिभाषित करता है और इसका प्रयोग पैकेट्स को भेजने के लिए किया जाता है। अब ये आईपी का फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है आईपी। आईपी एड्रेस, देखिए जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप भेजते हैं तो एक आईपी एड्रेस आपके पास होता है, उसी एड्रेस के थ्रू जो है इतना इंटरनेट पे कुछ डेटा होता है। जैसे आप सर्च करते हैं, कोई भी डेटा आप डाउनलोड करते हैं, किसी के बारे में सर्च करते हैं गूगल पे, तो आप सर्च करते हैं तो एक आईपी एड्रेस के थ्रू जो है आप तक डेटा आता है, और बिना आईपी एड्रेस के जो है आपका डेटा जो है सही जगह नहीं पहुंच सकता। इसीलिए यहाँ पर आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा। और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी समय लग रहा है एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जब क्वेश्चन यहाँ पर उस तरह के आ रहे हैं जहाँ पर डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा तो वहाँ पर समय लगेगा, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधूरे वाक्य पर विचार कीजिए। वाईफाई यानी कि वायरलेस, यहाँ पर फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम, या लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने वाले परिकलन को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की यहाँ पर करने वाले का समुच्चय क्या होगा? यानी कि ये डैश डैश है और यहाँ पर 3 डॉट डॉट है। ये तीनों जगह जो है आपको इन तीनों वर्डों को सही तरीके से फिक्स करना है। देन उसके बाद से यहाँ पर चारों में से राइट आंसर बताना है। ये जो आपको दिख रहा है, मैं फिर से इरेज करके दिखाता हूँ। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये आपका यहाँ पर डैश है, गैप है, और यहाँ पर ये गैप है, और आपका अब ये 3 वर्ड दिए गए हैं और कौन कौन से वर्ड इन जगहों पे फिट हो सकते हैं, और फिर आपका पूरा वर्ड कंप्लीट हो सकता है। और यहाँ पर नीचे विकल्प भी दिए गए हैं कि यानी कि आगे पीछे का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। चारों में से आपको सही आंसर बताना है। समय ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, काफ़ी समय आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो आपका इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर ए बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होगा? मानको, ये आपका इस जगह पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा तरंगो, ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये जो आपका गैप है, तो यहाँ पर आप उपकरणों,
ठीक है, अब देखिए इस वर्ड को पढ़िए, ये वर्ड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अधूरे वाक्य पर विचार करना है। तो वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम है। यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन मानकों को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की तरंगों, यहाँ पर जो तरंगों को करने वालों, देखिए यहाँ पर टाइप में एक मिस्टेक्स भी है, तो यहाँ पर का प्रयोग भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो टाइप नहीं हो पाया प्रयोग। तो यहाँ पर अब आपका ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कम दूरी के तरंगों का प्रयोग करने वाले उपकरणों का एक समुच्चय है। तो अब इस तरीके से इसे कंप्लीट करना था, और जो आपका ऑप्शन डी था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले मानक तरंगों और उपकरणों, इस प्रकार से इन खाली जगहों पे इनको फिक्स करना था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डाउट कोई रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका नाम MOODLE का फुल फॉर्म क्या है, या संक्षिप्त नाम है, इन चारों में से आपको बताना है। तो पहला सही है ऑप्शन ए, या बी सही है, सी सही है, डी सही है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, जो है MOODLE का फुल फॉर्म होता है। देखिए एम से मॉड्यूलर हो जाएगा आपका, उसके बाद से ओ से ऑब्जेक्ट, फिर एक ओ से आपका ओरिएंटेड हो जाएगा, फिर डी से डायनेमिक हो जाएगा, एल से लर्निंग और ई से एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है जब आपसे यहाँ पर MOODLE का फुल फॉर्म पूछा जाए, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कॉमर्शियल के अतिरिक्त ब्राउजर विंडो जो कि वेब पेज ब्राउजिंग करते समय स्वतः खुलते या खुलती हैं क्या कहलाती हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला स्पैम है, बी वायरस है, सी है फिशिंग, उसके बाद से डी है पॉपअप। देखिए जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको अचानक से जो है आपके बगल में इस तरीके से पॉपअप खुल के आ जाएगा। वहाँ पर कोई ऐड हो सकता है, कोई कपड़े खरीदने के बारे में, कोई सेलफोन खरीदने के बारे में, या कोई टैब या टीवी, उस तरीके का आपको पॉपअप यहाँ पर खुल के आ जाएगा। और आपको क्लिक तो करना नहीं, जब क्लिक करेंगे तो उस लिंक के थ्रू आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो ये पॉपअप खुल के आता है। तो इसीलिए यहाँ पर डी जो आपका ऑप्शन क्या है राइट आंसर हो जाएगा, इसको पॉपअप कहते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल के अतिरिक्त ब्राउजर विंडो जो कि वेब पेज ब्राउजिंग करते समय स्वतः खुलती हैं वो क्या कहलाती हैं, पॉपअप कहलाती हैं। और यहाँ पर स्पैम का मतलब अननोन एड्रेस या अननोन नंबर से यहाँ फ़ोन आता है, तो स्पैम एक तरीके से कह सकते हैं। वायरस आप सभी को पता है, वायरस जो आपके डिवाइस को ख़राब कर सकते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर के ही फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। फिर फिशिंग क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है एक तरह से नकली चारा डाल के आपसे आईडी पासवर्ड, आपके जीमेल के अकाउंट के बारे में डिटेल निकाल लेना। जैसे फर्जी आपके अकाउंट में मैसेज कर दिया, ईमेल भेज दिया कि आप करोड़ रुपए जीत चुके हैं, और अपना ईमेल आईडी या अपना बैंक डिटेल जो है यहाँ पर बैंक डिटेल या एटीएम पासवर्ड पिन सबमिट करें, तो आपको इस तरह की फिशिंग में फंसना नहीं। इसको फिशिंग ही कहा जाता है। फिशिंग का मतलब झांसे में फंसा के आपसे आईडी पासवर्ड ले लेना। तो आशा करता हूं कि आज के जितने ही इस आधुनिक युग में जो है आप बहुत सारे दिन जो है हर दिन इंटरनेट पे सफरिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने जीवन में अगल बगल बहुत घूमते हैं, कहीं दूसरे जगह जाते हैं, उस तरीके से इंटरनेट पे भी आप घूमते हैं, और घूमने के दौरान आपको अलग अलग तरीके के जैसे लोग मिल जाते हैं वास्तविक दुनिया में, उस तरीके से इंटरनेट पे भी उस तरीके से अलग अलग तरह के मानसिकता के लोग होते हैं। वहाँ पर आपका कोई पैसा ऐंठना चाहता है, आपके डेटा को चुराना चाहता है, तो सेफ सर्च आप कर सकते हैं और सेफ थोड़ा सा इंटरनेट से रहने का प्रयास करिए, नहीं तो आपके आईडी पासवर्ड कभी भी जो है फिशिंग के माध्यम से हैक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ूंगा तो भी समय लगेगा। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, तो दोनों कथन को आप पढ़ सकते हैं, और देन नीचे यहाँ पर इन दोनों कथनों का अवलोकन करिए, समझिए, देन उसके बाद से इन चारों में से आप राइट आंसर बता सकते हैं। पहला यहाँ पर कथन है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है, जबकि कथन दूसरे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि FTP इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। अब इन दोनों कथनों को अच्छे से पढ़िए, फिर ऑप्शन ए या बी सी डी क्या राइट होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कथन पहला असत्य है, किंतु कथन दूसरा क्या है आपका सही हो जाएगा। ये आपका असत्य है, ये आपका सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं होता है, यहाँ पर FTP इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा होता है, इससे आपको याद रखना है। अब यहाँ पर FTP का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपसे काफ़ी क्वेश्चन FTP इस तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा।
तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आपको याद रखना है। और FTP होता क्या है बेसिकली, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट पे उपलब्ध एक सेवा है जो क्लाइंट और सर्वर के कंप्यूटर फाइल्स के ट्रांसफ़र हेतु सहायक होता है आपका ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और जो स्टेटमेंट सही है उसे ही हमें फाइंड करना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी इन चारों में से ऑप्शन A, B, C और D में से कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स उच्च गुणवत्ता का प्रेषण उपलब्ध कराने के लिए हैं। फिर सी है वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कनेक्शन करता है। और डी ऑप्शन यहाँ पर है या डी स्टेटमेंट्स है कि मोबाइल फ़ोन वायरलेस कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस दोनों की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। अब इन तीनों कथन में से तो कोई ऐसा भी कथन हो सकता है जो गलत भी हो सकता है या तीनों कथन सही हो सकता है। तो इसे आप जब अच्छे से पढ़ेंगे और मैंने पढ़ के भी बताया और आप समय भी ले सकते हैं ताकि आप राइट आंसर बता सके। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर बी का मतलब यहाँ पर नंबरिंग में गड़बड़ है लेकिन बाकी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैंने बताया वही है। तो ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ये डी नहीं होगा क्योंकि क्रम से तो आपका ABC ही आएगा। तो बी सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कनेक्शन करता है, ये आपको याद रखना है। वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और जो आपका टेलीफोन होता है इसे किसी भी समय में ये किसी भी स्थान पर कनेक्ट कर सकता है। और मोबाइल फ़ोन वायरलेस कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस दोनों सुविधा प्रदान करने में सक्षम होता है। इसलिए यहाँ पर बी और सी आपका राइट आंसर है। अगर आपने बी ऑप्शन राइट आंसर बताया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रौद्योगिकी विधाओं पर विचार करना है। तो यहाँ पर कुछ प्रौद्योगिकी विधाओं के बारे में दिया गया है, उसके बारे में विचार करना है। और उसके बाद से नीचे देखिए पूछा क्या जा रहा है कि विभिन्न कंप्यूटर पीढ़ियों में प्रयोग की गई उपयुक्त प्रौद्योगिकीय विधाओं को पहली पीढ़ी से शुरू करते हुए क्रम में लगाना है। यानी कि शुरुआती समय में पहले किस चीज़ का इस्तेमाल होता था कंप्यूटर में, फिर उसके बाद से किसका, तो उसको क्रम में लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले माइक्रो प्रोसेसर दिया गया, बी ट्रांजिस्टर दिया गया है और उसके बाद से निर्वात ट्यूब है, डी ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये कंप्यूटर के संबंध में कुछ यहाँ पर कह लीजिए प्रौद्योगिकी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है और इनका क्रम लगाना है। स्टार्टिंग समय में किस तरह का इस्तेमाल होता था, फिर उसके बाद से इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या आखिर, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का क्या होता था, यहाँ पर इस्तेमाल होता था, ये आपको याद रखना है। और बाकी के इन अगले ऑप्शन के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या हुआ कंप्यूटर में इस्तेमाल, तो उसके बाद से यहाँ पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगा। तो यूँ कह लीजिए कि इसको आप पहला नंबर दे सकते हैं। फिर उसके बाद से आपका क्या इस्तेमाल होने लगा, उसके बाद से जो है यहाँ पर जो आपका पहले नंबर पे होगा आपका सी हो जाएगा, निर्वात ट्यूब है। जैसे मैंने पहले बताया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब, फिर उसके बाद से निर्वात ट्यूब हो जाएगा। फिर देन उसके बाद आपका आएगा क्या, यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, वो हो जाएगा तीसरे नंबर पे माइक्रो प्रोसेसर। फिर उसके बाद से डी नंबर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका क्रम सही होगा, यानी कि क्रम क्या बनेगा आपका सी, फिर उसके बाद से आपका बनेगा बी, फिर उसके बाद से आएगा ए, फिर उसके बाद से आएगा डी। तो ये क्रम आपका राइट हो जाएगा। तो सी बी ए डी यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ISP, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, ISP का फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख के आप लगा सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी जो है क्वेश्चन दिया होता है। अगर जो हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख कर जो है उसे सही कर सकते हैं। तो ISP का फुल फॉर्म क्या है इन चारों विकल्पों में से, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका फुल फॉर्म होता है किसका, ISP का। इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बीट रेट क्या होता है। इन चारों में से ही आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आखिर बीट रेट होता क्या है,
यहाँ पर चारों विकल्पों में से जो आपको सही आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क द्वारा प्रति सेकेंड संचारित की जाने वाली बीटों की संख्या को हम बीट रेट कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीट रेट क्या होता है, तो बीट रेट जो है नेटवर्क द्वारा प्रति सेकेंड संचारित की जाने वाली बीटों की संख्या होती है। इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर ध्वनि एवं मल्टीमीडिया सत्रों की डिलीवरी की कार्यप्रणाली इन चारों विकल्पों में से कौन सी है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टीसीपी आईपी, और यहाँ पर दिया गया है यूडीपी, शॉर्ट नेम में सभी दिया गया है। सी है यहाँ पर बीओआईपी, और बी नहीं, ये वीओआईपी कह लीजिए, हिंदी में लिखा है, और डी है यहाँ पर बातचीत। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। थोड़ा समय ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, हो सकता है क्वेश्चन आप राइट आंसर कर दें, क्योंकि जल्दी में थोड़ा सा गलत होने के चांसेज होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा समय लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, और जब क्लैरिटी हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो आप सही आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर VOIP। अब देखिए इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं VOIP। अब ये शॉर्ट नेम है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इंटरनेट पर ध्वनि एवं मल्टीमीडिया सत्रों की डिलीवरी की कार्यप्रणाली को क्या कहते हैं, तो उसको VOIP, जिसका फुल फॉर्म ही होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज के समय में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आप घर बैठे ही बैठे वीडियो कॉल कर रहे हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, इस तरीके से, जिसमें ध्वनि और मल्टीमीडिया का मतलब चलचित्र कह लीजिए यूँ, सत्रों की डिलीवरी होती है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बेतार नेटवर्किंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन से सही है। बेतार नेटवर्क के संदर्भ में बताना है। बेतार का मतलब बिना तार का। नेटवर्क के विषय में इन चारों कथनों में से, यानी कि पहला, फिर उसके बाद से बी है, सी, डी, इनमें से कौन सा जो आपका कह लीजिए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है, यानी एक से अधिक भी हो सकता है, ए बी भी सही हो सकता है, ए बी सी भी सही हो सकता है, सी डी भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऑप्शन ए, बी, सी में से कौन सा आपका राइट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेटवर्क को विस्तारित करना सरल है। और उसके बाद से जो आपका अगला यहाँ पर है वो है बी में बताया गया कि आंकड़े जो है तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि बेतार नेटवर्किंग के विषय में नेटवर्क को विस्तारित करना सरल है। अब देखिए पहले तार होता था तो बहुत लंबी केबल्स जो है बिछाना पड़ता था यहाँ पर इंटरनेट के लिए। अब देखते हैं एक टावर लगाते हैं और बहुत दूर तक रेंज जो है हम नेटवर्क को आसानी के साथ प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर वही टावर्स नहीं रहते तो फिर केबल्स के थ्रू, जैसे कि आपको पुराना जमाना जो लैंडलाइन में वायर के द्वारा इंटरनेट पहुँचता था तो काफ़ी कॉस्टली भी होता था और ज़्यादा समय भी लगता था। फिर उसके बाद से यहाँ पर आंकड़े जो है तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित होते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इंटरनेट पे इतना सफरिंग कर रहे हैं, कब जो है आप किसी फ्रॉड के जाल में फंस जाएं, कब कहाँ पर अपने जो है ईमेल आईडी का पासवर्ड लॉगिन कर लें और सारा डेटा आपका चला जाए। तो यहाँ पर जो डेटा होता है आपका बेतारयुक्त वाले सिस्टम में, वहाँ पर तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित होता है। इसे आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 और ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए फास्टली जो है बाकी के बचे क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, और एग्जाम के टाइम में आपको जो है कम समय में प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करना है। तो सूची 1 एक तरफ है, सूची 2 दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करिए, आप भी इसे अच्छे से मैच कर लीजिए और मैं यहाँ पर इसे मैच करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि निर्गत यंत्र, यानी कि जिसको आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सूची 2 में ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जब इसमें कोई भी कंप्यूटर से आप स्कैन देते हैं, प्रिंट देते हैं, तो आपको एक प्रिंट मिलता है, यानी आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट देता है। जो भी आउटपुट देता है तो समझ लीजिए आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर उसके बाद से बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे।
फिर सी ऑप्शन यहाँ पर भंडारण यंत्र यानी कि स्टोरेज डिवाइस, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये जो आपका मैच होगा वो आपका आईवी के साथ मैच हो जाएगा, यानी कि RAM होता है आपका, देखिए रैम, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक रोम होता है आपका, रोम का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया है, रीड ओनली मेमोरी होता है यहाँ पर, तो इसे भी आपको याद रखना है। फिर लास्ट में आपका बच जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये आपका MS ऑफिस का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से मैच करना और चारों में से देख लेना है जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 5 2 अंकीय कूट से जो है 0 और 1 के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? इन चारों में से आपको बताना है। 5 जो है 2 अंकीय कूट आपको अगर मिल जाए तो 0 और 1 के कितने युग्म आप बना सकते हैं? 16 बना सकते हैं, 32 बना सकते हैं, मतलब 64 बना सकते हैं या 128। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जो आपका युग्म बनेगा वो 32 युग्म होगा, इसे आपको याद रखना है। देखिए 5 2 अंकीय कूट 0 और 1 से जो है हम 32 युग्म बना सकते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए कि 2 अंकीय बाइनरी डिजिट से यानी कि 0 और 1 प्रयोग से जो है बने युग्मों की संख्या 4 है। अब 4 कौन सी है आप देख लीजिए, 0 और 1 है, इससे 4 युग्म कैसे बनेगा? तो देखिए एक आपका 00 एक युग्म ये हो गया, फिर उसके बाद से एक आप 0 1 से बना सकते हैं, फिर उसके बाद से आप एक 1 0 से बना सकते हैं, फिर उसके बाद से 1 1। तो आप देखिए यहाँ पर 4 युग्म बन गया कि नहीं? 0 1 से 2 अंकीय संख्या यहाँ पर दिया गया, जबकि यहाँ पर 5 2 अंकीय 5 जो है 2 अंकीय संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर आपका जैसे 2 स्क्वायर आप कर लीजिए इसको इस तरीके से, तो 2 गुणते 2 2 दूनी 4, इस तरीके से आपका 4 ये आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर 5 दिया गया तो 2 के घाते यहाँ पर 5 कर लीजिए, यानी 2 बार 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते आपका 2 5 बार हो गया ना, 2 3 2 5 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहां पर भी मैं डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करती है उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है नीचे यहाँ पर मेंशन हो गया, स्पूफिंग इसको बोला जाता है, स्पूफिंग बोला जाता है। अब देखिए कोई भी वेबसाइट है, आप सभी को पता है कि जो भी सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उसके बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फर्जी वेबसाइट भी बना लेते हैं और वहाँ पर जाकर जो है आप फॉर्म वगैरह वगैरह भरते हैं और आपका डेटा इधर उधर चला जाता है और पैसे भी आप पे कर देते हो। तो यहाँ पर जो अवैध वेबसाइट होती है जो कि वैध वेबसाइट की एक कॉपी होती है, नकल होती है, स्वांग रचते हैं यानी कि उसी टाइप का होने का, तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर स्पूफिंग। इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड के किस की को उपांतरिक की संज्ञा यानी कि मॉडिफायर की जो है यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। आपको इन सभी विकल्पों में से बताना है। पहला है कंट्रोल, बी है शिफ्ट, है सी है इंड और डी है अल्ट। अब सही विकल्प क्या है, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक भी जो है सही हो सकता है। तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा आपका, फिर बी हो जाएगा और उसके बाद से डी, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कीबोर्ड के किस की को उपांतरिक की संज्ञा यानी कि मॉडिफायर की संज्ञा दी जाती है। तो कंट्रोल को, शिफ्ट को और अल्ट को जो है यहाँ पर उपांतरिक की संज्ञा या मॉडिफायर की संज्ञा दी जाती है। इसे आपको याद रखना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या सरकार से नागरिक G2C की ओर पहल है, यहां पर आपको बताना है। पहला दिया गया कि ई हेल्प है, फिर दूसरा है ई हेल्थ है, सी है ई टेंडरिंग है और डी है ई फीडबैक है। सही विकल्प का चुनाव करना है कि इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प राइट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा ए और बी। ए है आपका ई हेल्प और बी है आपका ई हेल्थ। तो यहाँ पर G2G
G2C की ओर जो है ये पहल है आपका ई हेल्प और ई हेल्थ, इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सभी के कमेंट का जवाब देता हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप सभी कमेंट करें और यहां पर वीडियो से रिलेटेड भी आपकी क्वेरी है, कुछ गलत भी लगता है तो भी आप बताएं, ताकि वीडियो की क्वालिटी और भी आगे आने वाले समय में इसको इम्प्रूव किया जा सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन जो है पोर्टल दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची किसमें शामिल है। पहला है कि एरिया गांव इनमें, फिर स्वयं गांव इनमें, मिक इस इनमें, फिर उसके बाद से NPTEL इसी इनमें। तो अब सही आंसर क्या बताना है आपको इन चारों में से, यानी एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं गांव इनमें यानी कि स्वयं gov.in, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड देख लीजिए, मैंने लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद से यहाँ पर फिर डी आपका है कि NPTEL.ac.in में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है। तो स्वयं के बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, और इसके साथ ही साथ NPTEL.ac.in में भी जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करिए। तो यहाँ पर इन चारों में से एक ऐसा युग्म है जो सही है, उसे ही हमें बताना है। तो जो सही युग्म हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू बहुत लोगों के द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन उबंटू क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए जब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अखिलेश गवर्नमेंट की सरकार थी, तो उस समय फ्री में लैपटॉप दिया गया था सभी विद्यार्थियों को 2012 के दौरान। तो वहाँ पर जो है उन लैपटॉपों में उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया था, और इस तरीके से तो ज़्यादातर लोग हैं माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर आपके लैपटॉप या सिस्टम में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि BCD का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको बताना है, इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ। BCD का तात्पर्य यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, BCD का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा वो है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फोन कॉल किया जा सकता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, VoIP। इसके बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, VoIP यही वाला है जो कि मैंने अभी ऊपर आपको कराया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे आपको याद रखना है। यह जो है एक IP आधारित तकनीक है जो उपयोगकर्ता को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से फ़ोन कॉल करने की अनुमति देता है। कौन, VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब यानी कि बिलियन संलक्षणों का प्रतिरूप है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गीगाबाइट। देखिए इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे 1 GB में कितना मेगाबाइट होता है, 1 GB में कितना मेगाबाइट होता है। तो आपका 1024 होता है। कितना होता है याद रखना है, 1024 MB होता है। आप सभी डेटा इस्तेमाल करते थे तो पहले के समय में तो MB में डेटा मिलता था क्योंकि कॉस्टली होता था, लेकिन अब तो GB में मिलता है, वो भी खत्म हो जाता है एक दिन में। पहले 1 GB हम लोग महीने भर चलाते थे। फिर उसके बाद से 1 MB में कितना होता है, तो 1 MB में भी आपका 1024 KB होता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलग्न यानी कि स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है। इन चारों में से वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कूटबंधन यहाँ पर यानी कि एनक्रिप्शन कहा जाता है। कूटबंधन यानी कि एनक्रिप्शन यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, और इसके साथ ही साथ इसका आंसर भी आपको क्या करना है,
क्लियर रखना है। तो देखिए यहाँ पर इंक्रिप्शन जो है संवेदनशील जानकारी को जो है अनाधिकृत हस्तक्षेप तथा हैकिंग आदि से जो है संरक्षित रखने की एक तकनीक होती है। क्या? एनक्रिप्शन, जिसको हिंदी में यहाँ पर कूटबंधन भी कहा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। थोड़ा समय मैंने ज़्यादा लिया, लेकिन आप सभी को यह भी आभास होगा कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन के डिटेल्स को भी बताने का प्रयास किया। अगर मुझे फराटेदार इस तरीके से क्वेश्चन कराना होता तो मैं आपको 20 मिनट में या 15 मिनट में ये 25 क्वेश्चन करा देता, लेकिन यहां पर आपके कुछ न कुछ डाउट रह जाते हैं। इतना कराने के बाद भी आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं, और उसे मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं जब आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आप दे दीजिए। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता। लाइक से बस हमें क्या होता है, मोटिवेशन, एक ऊर्जा मिलती है, ताकि हम इसी प्रकार से कंटिन्यूअस आपकी हेल्प करते रहें। और बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, और सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन वो देर से आ रहे हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी समस्या हो रही है। मैंने सभी डाउट को क्लियर कर दिया है, और जल्द ही जो है यहाँ पर अपडेट दिए जा रहे हैं। 24 तारीख तक के एग्जाम जो है उनके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, ठीक है, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे के एग्जाम जो है उनके लिए भी वेबसाइट पर जो है ऑटोमेटिक वहाँ पर डेट मेंशन हो जा रहा है कि अब इन तारीख को जो एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। वेबसाइट पर जाना भी मैंने बता दिया कैसे जाएंगे, और आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। और ज़्यादा दुविधा होगी तो भी मैं आपकी निरंतर हेल्प करता रहूंगा, आप परेशान ना हो। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन की घंटी को जो है दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जॉब रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आशा करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।